तिवारी जी की एक टिप्पणी ले लेते हैं, उसके बाद में तीनों पैनलिस्ट से मेरा एक ही सवाल रहेगा कि 100 करोड़ लोगों के लिए उनकी परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए मतलब डिमांड क्रिएट करने के लिए क्या किया जा सकता है, ये आप तीनों के लिए सवाल है। अभी फिलहाल तिवारी जी के लिए मेरा सवाल ये है कि इस देश में जो इकोनॉमिक जस्टिस की जो लड़ाई थी, वो तो वामपंथी लड़ रहे थे, समाजवादी लड़ रहे थे, और ये कहा जाए कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूल फिलॉसफी है, इकोनॉमिक फिलॉसफी जो है, वो भी मार्क्सिस्ट फिलॉसफी है, मतलब वो भी इकोनॉमिक जस्टिस की फिलॉसफी उसके अंदर है। लेकिन पूरा का पूरा मामला ही मतलब एक तरीके से डिरेल हो गया, और ये जो इकोनॉमिक जस्टिस वाला मामला है बहुत पिछड़ गया। आप क्या कहेंगे, आपकी टिप्पणी? जी सर, देखिए, हमारे यहाँ अर्थशास्त्र को गौण कर दिया जाता है और जनतंत्र का आकलन होता है कि वोट की ताकत किसके पास है, और वोट को ही सब लोग मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं। सच यह है कि सारी की सारी जो हमारी प्रक्रिया है वो उत्पादन पद्धति पर निर्भर करता है। उत्पादन पद्धति में खास करके सामंती उत्पादन पद्धति में हम थे, और उसके बाद हम फिर आपने ये पूंजीवादी उत्पादन पद्धति में आ गए। इसमें कोशिश ये की जाती है कि श्रम की उपेक्षा की जाती है, और श्रम की उपेक्षा इस हद तक की जाती है कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि न मरे न मुठाए, माने इनको मरने भी मत दो और इनको जरा सा ताकतवर भी न होने दो, इतना खाली इनको कहो कि ये अपना किसी तरीके से ये जिंदा रहे। तो वही स्थिति आज आ गई है, और वही स्थिति शुरू से रही है। और ये सामंती पद्धति भी और पूंजीवादी पद्धति भी अपने मजदूरों को कभी भी इस योग्य लाना ही नहीं चाहती कि वो कुछ ये बेहतर तरीके से खरीद सके, या उनके खरीद और बिक्री की उनके पास ताकत हो पावे। वही चीजें आज की तारीख में निकल के आई है, जो आज हमारी सरकार जो गर्व के साथ कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देते हैं। मतलब 80 करोड़ को यह भी मानते हैं कि हमारे यहाँ 80 करोड़ आबादी ऐसी है कि उनके जीवन यापन के लिए उनके पास अन्न खरीदने तक का पैसा नहीं है। तो ऐसी हालत में हम उनको क्या करें कि उनको 5 किलो राशन देने की जरूरत न पड़े, वो लोग स्वयं अपने से राशन खरीदे, उसके लिए हम उसकी व्यवस्था नहीं करेंगे। उनकी आय बढ़ाने की हम व्यवस्था नहीं करेंगे। अपने यहाँ से सारी फैक्ट्रियां, सारा उत्पादन हमारे यहाँ से जो ये ड्रा करता जा रहा है, बाहर होता जा रहा है। और इसमें जो हमारे यहाँ एक गांधीवादी अर्थशास्त्र की ये जो व्यवस्था थी, गांधी व्यवस्था की व्यवस्था थी कि हम स्थानीय स्तर पर अपने ही उत्पादन को हम किस तरीके से हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, उसके लिए हम आज की तारीख में भी कुछ भी करने के लिए हम उनके लिए तैयार नहीं है। तो यह जरूरी है कि हम श्रम शक्ति को किस तरीके से हम उसको सम्मानित करें, उसके श्रम का उचित मूल्य दें, और उनकी एक क्रय शक्ति को हम बढ़ावें। और वह क्रय शक्ति तभी बढ़ेगी जब हम इस व्यवस्था से बाहर निकल करके समाजवादी व्यवस्था की तरफ आएंगे। लेकिन उसकी तरफ आज की तारीख में भी कहीं हम देखें दुनिया के पैमाने पर और अपने भारत में भी हम इस शब्द से ही हमको एलर्जी जैसी होने लगी है। और और ये सारे लोग जो समाजवादी धारा के लोग भी हैं, जो चिंतन है, उनकी भी चिंतन प्रक्रिया में उत्पादन पद्धति पर किसका नियंत्रण हो, इस पर हम ध्यान नहीं देते। हम ध्यान देते हैं कि हमारे पास कितना ज्यादा पैसा आ जाए, हमारे पास हम ये हमारी आय अपना कैसे बढ़ेगी, और उस आय को हम कैसे अपनी पूंजी को पूंजी न बना करके धन बना करके अपने जगह इकट्ठा कर ले। तो जब तक हम धन को पूंजी बनने की तरफ नहीं जाएंगे, हम जब तक ये श्रम को पूंजी के रूप में नहीं कन्वर्ट करेंगे अपना, तब तक तो यही स्थिति रहेगी, और हम ये विकास क्रम पर उसका असर पड़ना ही पड़ना है। टिप्पणी लेता हूं, 100 करोड़ के लिए क्या किया जाना चाहिए? 1 2 3 4 10 जो भी आप सजेशन देना चाहें, मतलब कम समय में वो आप बताइए। इकोनॉमिक प्रिस्क्रिप्शन फॉर 100 करोड़। जी नहीं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि जो आप वर्ल्ड इकोनॉमी में देखें तो इसमें अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आप देखेंगे तो इसमें हमारे सामने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं। और चाहे मैं मोदी के खिलाफ हूं, लेकिन जो जियो पॉलिटिकल कार्ड्स जो उन्होंने प्ले किए हैं कि जो है वो रशिया के साथ उन्होंने जो है वो
अच्छे रिलेशन मेंटेन किए हैं और अमेरिका के पूरे कैंप में जाने का प्रयास किया है और अमेरिका ने इनको बुलाया नहीं है। लेकिन वर्ल्ड में जो सिचुएशन चल रही है, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन तो एक ग्लोबल लेवल पे आता है ना, तो ग्लोबल लेवल पे जो कॉन्ट्रडिक्शन आता है तो वो ही इंडिया को इम्पैक्ट लाता है। तो उसमें आप अपने कार्ड्स को अगर ध्यान से चलेंगे तो उसमें जो वर्ल्ड के जो ह्यूज फोर्सेस हैं, जैसे आपका इन्वेस्टमेंट है, इतना पैसा वर्ल्ड में जनरेट हो रहा है और जो फाइनेंशियल फ्लोज, जो एफडीआई के फ्लोज हैं, इतना ह्यूज करंट्स में है कि उसमें अगर आप अपने कार्ड्स को प्रॉपरली प्ले करेंगे तो वर्ल्ड करंट्स में आपको बहुत फायदा होगा। तो इसमें जो है वो हमें थोड़ा इमेजिनेटिवली इसको अगर हम लें नहीं, क्या तो कुछ हो सकता जैसे है अरुण आपने जो कुमार जी कुछ ने इमेजिन कहा, किया हो? आप अगर अपना ब्रीफ बताएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है वो तो देख ही रहे हैं हम लोग। मोदी जी नहीं को नहीं 2014 से देखिए, देख रहे हैं, तो उसके बारे में तो जैसे बात करना अरुण बेकार कुमार है। जी ने लेकिन कहा, आपका जो एक अंडरस्टैंडिंग है या जो इमेजिनेशन है, उसके हिसाब से इन 100 करोड़ के लिए क्या हो सकता है? उसमें जी। ऐसा है कि देखिए, अब मैं क्रांति की तो बात नहीं कर रहा हूँ कि 100 करोड़ की सरकार बन जाए। मैं तो सिर्फ जो प्रेजेंट सिस्टम में बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें जो वर्ल्ड के जो इकोनॉमिक फोर्सेस हैं, इनको हम इंडिया में अगर लाएं तो अरुण कुमार जी ने जैसे कहा कि इन्वेस्टमेंट्स जो है अगर हम बढ़ाएं तो इकोनॉमी ग्रो करेगी और ग्रोथ का इम्पैक्ट जो है डिमांड पे पड़ेगा और हमारे जो वर्कर्स हैं उनको जो है वो बेटर एम्प्लॉयमेंट बनेगा, बेटर टर्म्स ऑफ ट्रेड मिलेगा। तो अब जैसे चाइना है, तो चाइना जो है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। अब चाइना को आप रोक रहे हैं क्योंकि आप अमेरिका के पिछलग्गू बने हुए हैं। अब अमेरिका खुद जो है वो कह रहा है कि मैं अब इतना वर्ल्ड में जो है अपना रोल प्ले नहीं करना चाहता हूँ, मेरे अपनी सर्वाइवल का क्वेश्चन है। तो उसमें आपके सामने ऑप्शंस है ना कि आप, जैसे मनमोहन सिंह ने किया कि मनमोहन सिंह ने एफडीआई को लेके आया, तो एफडीआई जब इंडिया में आया, क्योंकि एफडीआई वापस तो जाता नहीं है, परमानेंट एफडीआई आया, तो 1991 का जो रिफॉर्म था उसमें आईएमएफ इंस्पायर्ड जरूर था, लेकिन उसमें एफडीआई जो इंडिया में आया तो उसमें हमारी इकोनॉमी को बहुत फायदा मिला है। तो इस तरह से जो वर्ल्ड फोर्सेस हैं इनका हम सदुपयोग करें और इमेजिनेटिवली हमारी इकोनॉमी का मैनेजमेंट करें। पहली चीज तो ये मैं सजेस्ट करूंगा। दूसरी चीज ये है कि जहाँ सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस की बात है, तो हमारे गुरु राजकृष्णा हुआ करते थे कॉलेज में। तो राजकृष्णा कहते थे कि देयर शुड बी मैसिव ट्रेड यूनियनाइजेशन विच शुड बी सपोर्टेड बाय द स्टेट। तो आपका जो रूरल लेबर है, अर्बन लेबर है, वेमेन फोर्स है, इन सबको अपने हक की लड़ाई के लिए स्टेट को सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि उनको टर्म्स ऑफ ट्रेड में उनको बेटर मिले। अब आप जो है वो जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज है उनको तो आप दिए जा रहे हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनके लिए आपने पे कमीशन घोषित कर दिया, लेकिन प्रोडक्टिविटी तो आपकी नहीं बढ़ रही है ना। और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, पे कमीशन आपने लगाया है तो चारों तरफ आपका वेज कॉस्ट बढ़ता जाएगा और वेज कॉस्ट बढ़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ाना पड़ेगा, प्राइवेट स्कूलों को भी बढ़ाना पड़ेगा, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको भी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उनके पास इतनी इनकम नहीं है। तो उसका नतीजा क्या होगा जी। कि आपकी इकोनॉमी जो है वो अनकम्पिटिटिव होती जाएगी। तो ये सब थोड़ा सिंपल सजेशंस हैं, तो सरकार इनको हम बड़े आसानी से कर सकते हैं और आप लोग तो इंटेलेक्चुअल्स हो, तो आप इस चीज को और आगे सरकार के सामने एडवोकेट करेंगे। तो वो एक बहुत जी। इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मैसिव फोर्सेज हैं, दे मस्ट असर्ट फॉर देयर राइट्स। सिमिलरली टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है, जो आपने टैक्स का जो लाभ रखा है, जीएसटी का जो लाभ रखा है, तो जीएसटी आपके 100 करोड़ लोग हैं, ये भी जीएसटी दे रहे हैं। कंज्यूमर गुड जो खरीद रहे हैं उनमें 18% जीएसटी दे रहे हैं। तो जीएसटी के द्वारा आप जो है वो सेंटर में पैसा इकट्ठा किए जा रहे हैं और उस पैसे का आप क्या करते हैं? आप अमेरिका के पिछलग्गू बन गए हैं। एक कैस्पियन सी रिपोर्ट है, बड़ी जोरदार है, आप उसको यूट्यूब में देखिएगा। शायद CIA फंडेड होगा, लेकिन कैस्पियन सी ने बड़ा अच्छा वो वीडियो बनाता है। तो उसमें एक वीडियो उन्होंने बनाया है कि हमारा बे ऑफ बंगाल में $4.5 बिलियन खर्च करके हमें जी। सबमरीन का अड्डा बनाया है और वो सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन होगा। अब आपको कौन सा थ्रेट परसेप्शन है कि आप बे ऑफ बंगाल में जो है वो सबमरीन जी। जी। लगा रहे हैं? पाकिस्तान आपको सी से तो कभी अटैक नहीं करेगा। आप अमेरिका का गेम खेल रहे हैं कि चाइना से आप लड़ रहे हैं।
अरे चाइना से आपका हिमालय जी पर्वत में जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन बे ऑफ बंगाल में चाइना से क्या मतलब है? जी। तो इस तरह के जो हम विकास के अरुण जी काम जो आपके है पास फिर उसको से भी मैं आता रोका हूँ। जाना चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि दोनों की टिप्पणी ले लें, केवल जो है 6 मिनट रह गए हैं, तो 3-3 मिनट की टिप्पणी मैं चाहूंगा। मैं विश्वास उड़गी साहब से मैं चाहूंगा कि ये जो पूरी डिबेट चल रही है इसमें 100 करोड़ के लिए क्या हो सकता है, इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन वो इकोनॉमी का भी बहुत हिस्सा है। जहाँ पे कंजम्पशन का जो मामला है, तो कंजम्पशन के हिसाब से इनकी परचेजिंग पावर बहुत कम है। जो मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट या कारपोरेट्स के प्रोडक्ट खरीदने में सक्षम नहीं है। अब ये रोजमर्रा के जीवन के लिए जो चाहिए एसेंशियल गुड्स वही खरीद सकते हैं। उनकी इनकम लेवल 10,000 से ज्यादा नहीं है। इसलिए जरूरी ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात सरकार को करनी पड़ेगी, और ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इनको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा मेन इकोनॉमी में। एक फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ सरकार की पॉलिसी बढ़नी चाहिए, और ये फुल एम्प्लॉयमेंट ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में भी होना चाहिए। और एमएसपी की बात जो आम किसान के बारे में हम लोग कर रहे हैं, उसके बारे में भी एमएसपी एक राह है। और लिविंग वेज ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए लागू करने की बात जब सरकार करेगी तो इनका कंजम्पशन बढ़ेगा, इनका इनकम बढ़ेगी। वो किसान की भी बढ़ सकती है, वो वर्कर्स की भी बढ़ सकती है। इसलिए इन दोनों के गठजोड़ होना जरूरी है। आज सरकार इनको साथ में नहीं लाना देखती है, नहीं देखना भी चाहती है, आती भी नहीं है। और वो आते हैं वो टोकनिज्म है। रियलिटी में ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज नहीं है, तो उसको ऑर्गेनाइज करना ये सबसे बड़ी बात है। उनकी इनकम तभी बढ़ेगी जी जब वो लिविंग वेज की बात करेगी। इसलिए मैं इनके कंजम्पशन की बात, इनके लिविंग वेज की बात, सरकार की इसमें जो पॉलिसी है वो कास्ट सेंसस पूरी करे, और जो एसेट्स इनके हाथ में है इसको बढ़ाने के लिए फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करें, ये मैं कह रहा हूँ। जी। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपसे एक सार्वजनिक अपील भी करना चाहता हूँ। समाजवादी आंदोलन के 90 वर्ष हो रहे हैं। पुणे में 16, 17, 18 मई को जो है कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो मैं चाहूंगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आप जो है अगर आप उसमें हम लोगों को का मार्गदर्शन करें तो वो बहुत अच्छा होगा। मैं अंतिम जरूर। टिप्पणी के लिए दीपक मलिक साहब के पास में आता हूँ कि आपकी अंतिम टिप्पणी 100 करोड़ का क्या हो, उनके लिए इकोनॉमिक जस्टिस कैसे मिले? मैं समझता हूं कि जहां तक फुल एम्प्लॉयमेंट की बात है, तो एक पूंजीवादी अर्थतंत्र में फुल एम्प्लॉयमेंट तो हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। और वो एक हमारा डिमांड हो सकता है, लेकिन वो उसका फुलफिलमेंट नहीं हो पाएगा। ब्रॉडली एक नॉन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या उस तरह की अगर बिल्डअप होती है चीज, तब कहीं थोड़ा बहुत फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सकते हैं। माने हमारी प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह जो थे उसको फिर से रिवाइज किया जाए। डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स के जो पैरामीटर्स थे उनको अब फिर से आगे ले आया जाए, तब कहीं हम उस बात को चलेंगे। दूसरी बात ये है, जो रियलिटी है, जो हमारे सामने तथ्य है, ये सरकार तो इसका जो फीडर है, जो इसका चारा है, वो तो सांप्रदायिकता है, वो तो कुंभ है। तो आप सोचते हैं कि वो कोई इकोनॉमिक्स पर ध्यान देगी, वो 100 करोड़ को ध्यान देगी? उसका कोई 100 करोड़ को ध्यान देने का नहीं। माने आप मजाक के हद तक हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं कि 1% हमारा जीडीपी बढ़ गया, कुंभ में लोग आ गए। तो इस तरह के जो दृष्टि है, उस दृष्टि में आप सोचते हो कि ये एक तरफ मुखातिब होंगे, ये नहीं होंगे जब तक कि जनता तय नहीं करेगी, जब तक कि इकोनॉमिक बीइंग नहीं बनेगा। एक हमारे यहाँ जो एक अभाव जो बना है कि जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से, आइडेंटिटी ढांचे से जो एक इकोनॉमिक एक बीइंग बनना चाहिए, एक इकोनॉमिक आधार पे आदमी का बनना चाहिए डिमांड, वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। और उसकी वजह से हमारी पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस डिस्टर्ब रहती है, उसकी वजह से पूरा हुआ। तीसरी बात मैं कहना चाहता था कि एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है, गोयल साहब ने इसकी चर्चा की। एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, क्योंकि कोविड के समय और छेड़ा है और टैरिफ को उन्होंने वेपनाइज किया है।
उसके बाद एक हिस्टोरिक हमारे पास अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान के सामने आई है, वो है कि हम इस सप्लाई चेन में हम कहीं बड़े तौर पे हिस्सा लें। इसका एक मन बनाना पड़ेगा। अगर सप्लाई चेन में हमको हिस्सा लेना है, शायद वो प्रॉस्पेरिटी के एक लेवल तक हमको ले आए, खासतौर से वर्कर्स को के हाथ में भी कोई परचेजिंग पावर उसमें आ पाएगी। उसके बारे में एक निश्चित पॉलिसी बनानी चाहिए, और मैं समझता हूं कि उसमें कोई बहुत डायरेक्शन नहीं है, कोई मतलब एक जिसे कहते हैं एक तैरती हुई आवाज है, ये दृष्टि है। लेकिन जैसे चीन ने अपने को सप्लाई चेन का इनवेरिएबल इनएलिएनेबल हिस्सा बना के पूरी प्रॉस्पेरिटी को उसने ले लिया, समृद्धि ले ली और एक मिडिल इनकम इकोनॉमी बना ली। इस तरह का कोई हमारे यहाँ एक लंबा ढांचा नहीं बना है, कोई एक निश्चित ढांचा नहीं बना है। हम समझते हैं उस ढांचे को बनाना, मुझे इसलिए। जी सर, सच बात तो है कि ये जो हमारे 100 करोड़ की बात हो रही है, ये हमारी श्रम पूंजी है, और इस श्रम पूंजी का इस्तेमाल किया